ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा है। तो जो जितना लंबे समय तक अस्पताल में रहेगा, इसीलिए मैंने कहा अस्पताल को लास्ट चॉइस बनाइए, फर्स्ट चॉइस नहीं। कोशिश करिए घर में इलाज कर लीजिए, घर में ही सिलेंडर रख लीजिए, घर में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख लीजिए। अस्पताल में जाने का एक खतरा ये भी है, और कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड मैंने कहा लगते हैं। जैसे डायबिटीज का मरीज है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है, किडनी का है, लिवर का है, या ट्रांसप्लांट का है, या कैंसर का है, ऐसे सभी लोग जब अस्पताल में लंबे समय तक, तब ये काला फंगस हो जाता है। और उसमें खांसी में खून भी आ सकता है, नाक से काला काला पानी निकल सकता है, कि जहां हम चश्मा लगाते हैं ये नाक यहाँ काली दिख सकती है। आंखों में भी संक्रमण हो सकता है, ब्रेन में भी इसका संक्रमण हो सकता है, फेफड़े में भी इसका फंगस हो सकता है, पूरे ब्लड में भी एक काला फंगस फैलने लगता है, और बहुत हाई इसकी मोर्टेलिटी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत रेयर बीमारी है, बहुत कम होती है। लेकिन जहाँ होती है ऐसे बड़े अस्पतालों में होती है, जहाँ लंबे-लंबे समय तक महीनों लोग लेटे हुए हैं, 15 दिन से ज़्यादा लेटे हुए हैं, ऐसे लोगों में होती है। होम आइसोलेशन में किसी को ये ब्लैक फंगस नहीं होता है, इसलिए घबराएं नहीं, घबराने का वातावरण ना बने। लेकिन मृत्यु दर इसकी बहुत होती है, 10 मरीजों को हुआ तो 5 की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ब्लैक फंगस होता जरूर है, लेकिन इससे हवा बनाने की जरूरत नहीं है। ये साधारण रूप से नहीं होता है। आपकी, मैंने कहा जैसे ताजी ब्रेड में कभी फंगस नहीं लगती, इसलिए मजबूत आदमी में कभी फंगस नहीं लगती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो 2-3 बातें थी, आपने अभी चीज बोली, इससे पहले भी अपने पूरे वक्तव्य में बताया कि अस्पताल की बजाय आप अपने घर को प्रेफर करिए। मैंने अस्पताल के नुकसान गिना दिए आपको बहुत सारे, वायरल लोड बहुत है वहाँ, काला उसी फंगस पे ही बहुत है मैं जी। डॉक्टर साहब, उसी पे ही मैं आगे आ रहा हूँ। कहे कि आपके विचार से ही कहे कि हम लोग अपने एनजीओ से, ये सरकार से बात कर रहे हैं, और आप जैसे को अगर समर्थन मिले, ये जो टीकाकरण अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, ये अगर सोसाइटीज में आकर के और ग्रुप्स में आकर के, जैसे पोलियो की 2 बूंद जीवन के करके अभियान ये चलाया जाए, तो मुझे ये अनुभव ये होता है कि जब आप अस्पताल में टीका भी लगवाने जा रहे हैं, आप बहुत सी चीजों से एक्सपोज है वहाँ आपकी पे बात ठीक है, टीका आपकी कराते बात मैं समझ गया, समय। आपकी बात समझ गया। मैंने भी ये उसमें नहीं डॉक्टर, नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर देखिए, साहब, मैं कुछ और कहना चाह रहा अगर एक व्यक्ति पूरा हूँ। एक सुन मिनट लीजिए, से सुन अगर एक लीजिए, व्यक्ति पूरा एक मिनट समय ले सुन। लेगा तो ये एक अब एकल मेरा प्रतियोगिता नहीं हो रही है, एक सर मेरा अनुरोध है, और लोगों व्यक्तिगत को प्रश्न मौका अगर किसी के हो तो वो करें। कोई व्यक्तिगत अगर डॉक्टर साहब से बात करनी हो, जनरलाइज इस तरह की नीतिगत डॉक्टर साहब आ जाए। पूरा समय अगर एक ही डॉक्टर व्यक्ति साहब ले जो लेगा कह रहे तो हैं सबको उनको मौका नहीं सुनने मिलेगा, दीजिए ये पहले मेरा आप। मानना है। मैं डॉक्टर साहब, इनका मैं दे देता हूँ, इनके जो भी सुझाव है सरकार को लिख के दें। मैं भी बोल रहा हूँ, ये सब मेरे सुझाव मुझे मत बताइए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता हूँ। आप सब अपने एनजीओ की तरफ से जितने सुझाव आपके हैं सब लिख के दीजिए सरकार को, उसमें क्या दिक्कत है? सुचिता जी, मैं आपका एक प्रश्न था कुछ, वैक्सीन के आप बारे में अपना जो बताऊं, व्यक्तिगत मैं प्रश्न इनकी पूछें। बात से सहमत हूँ कि जहां अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मैं भी, क्योंकि आदमी जाता है वैक्सीन लगवाने, लौटता है कोरोना संक्रमित होकर, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि विशेष रूप से टीका, मैंने तो कहा ना कि अभी 20-25 लाख लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पहुंचाना होगा 1 करोड़ प्रतिदिन, और 1 करोड़ कैसे, बिना अभियान के तो आप चला नहीं सकते। तो आप स्कूल है, धर्मशाला है, प्ले ग्राउंड है, आप जो है वो ये जो आपके वो हैं क्रिकेट वगैरह के स्टेडियम है, इन सबको आपको वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट करना होगा, खुले स्थानों को। और जहां नेचुरली, अब देखिए पल्स पोलियो की तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि पल्स पोलियो में दवा पिलाई जाती थी, इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें आधा घंटा वेटिंग एरिया भी रखना पड़ता है, आधा घंटा आपको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ता है। पल्स पोलियो में तो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा चली जाती थी, जो चली आई, तो उसमें तो ऑब्जर्वेशन करना नहीं पड़ता था। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वैक्सीनेशन है, इसमें ट्रेंड पर्सनल भी चाहिए और आधा घंटे का ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, उसमें इमरजेंसी ड्रग भी चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो पल्स पोलियो से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इनको योगी जी, जो संत महात्मा जी बोल रहे थे, इनका मेरा विनम्र निवेदन है करबद्ध कि और लोगों को प्रश्न पूछने का मौका दें। जो आपके सुझाव, आप सुझाव ज्यादा दे रहे हैं तो वो सब लेकर सरकार को दें। मैं सरकार नहीं हूँ, ना मैं कोई निर्णय ले सकता। डॉक्टर साहब, नमस्कार सर, मैं रमन शुक्ला बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। अभी हम लोग, मैं, मेरी पत्नी और बेटी कोविड पॉजिटिव हो गए थे अब 11 अप्रैल को। अभी सब लोग नेगेटिव आ गए हैं। तो मेरे 2 सवाल है सर पर्सनल। जी जी बोलिए। आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए। उत्साह में म्यूट हो गए हैं जी। अनम्यूट कीजिए।
सर मैं ये कह रहा था, मेरा एक डोज 15 मार्च को हुआ था वैक्सीनेशन का, लेकिन इस बीच में कोविड पॉजिटिव हो गया, तो अब मुझे कितने दिन बाद लेना चाहिए दूसरा डोज? जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपके लक्षण खत्म हो जाते हैं, तो 2 से 4 हफ्ते में के बीच में आप अपना टीकाकरण करा सकते हैं। तो लक्षण रहित होने पर 2 हफ्ते का मिनिमम आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न। किरण जी, सर कोई जरूरी टेस्ट कराना होता है सर आफ्टर नेगेटिव? कोई टेस्ट नहीं। डॉक्टर सूर्यकांत टेस्ट के बहुत खिलाफ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं SN मिश्रा बोल रहा हूँ, AKTU में मैथमेटिक्स में फैकल्टी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर साहब मुझको करीब 20 साल से एलर्जी की हिस्ट्री है, जुकाम सर्दी 2-3 दिन पे रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। आपका तो जैसे मैं समझ गया, सुन लीजिए जी, अगर आपको इंजेक्शन पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग, एस्पिरिन या किसी दवा से आपको सीवियर एलर्जी है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। ये साधारण जुकाम एलर्जी है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब मैं एक मिनट वैसा मैं मुकेश जैन बोल रहा हूँ भारत विकास परिषद से। हाँ, मैं मुकेश जैन बोल रहा हूँ भारत विकास परिषद से। डॉक्टर साहब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है और मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और मुझे बैंक जाना पड़ता है, तो मैं क्या प्रिकॉशंस लूं? वैसे तो मैं 3 समय अपना वो स्टीम लेता हूँ, 1 साल से ले रहा हूँ लगातार स्टीम, और मैं क्या प्रिकॉशन लूं ताकि इससे बचा जा सके? साइनस का जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट से, वो मैंने कहा ना, कोई भी आपको बैकग्राउंड बीमारी है वो कंट्रोल होनी चाहिए। अनकंट्रोल होगी तो कोरोना ज्यादा होने की संभावना है। और जैसा मैंने सब प्रिकॉशन बताई, आप मान के चलिए कि भाई सबके साथ खाना मत खाइए, सबके साथ चाय मत पीजिए, मास्क लगाए रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, और घर पे आइए तो ये मान के चलिए कि आप बैंक से कोरोना लाए हैं, और एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन करिए, इंटरनल सैनिटाइजेशन करिए। दैट्स ऑल। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अशोक दुबे बोल रहा हूँ। अशोक दुबे जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनको एक बार कोरोना हो चुका है वो बहुत आतंकित रहते हैं, दोबारा कितने दिनों बाद उनको संभावना हो सकती है कि उनको दोबारा साथ में दूसरा आने वाला है? देखिए, जिनको एक बार कोरोना हो गया है उनको 2 महीने का एक इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल जाता है कि लगभग 2 महीने तक उनके अंदर एंटीबॉडी रहेंगी। जी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो गया। तो इस भ्रम में मत रहिए कि मुझे एक बार कोरोना हो गया है तो चलो ठीक है, अब 2 महीने तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई गारंटी नहीं। 5% लोगों को ऐसे भी हैं कि एक बार कोरोना हो गया, दोबारा हो गया। तो कोरोना होने के पहले भी, कोरोना होने के बाद भी नमस्ते करते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, इसमें कोई समझौता मत करिए। और हाँ, आपका टीकाकरण का अभियान आ गया है तो कोरोना होने के लक्षण रहित होने के 2 हफ्ते बाद आप टीका। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक सवाल था डॉक्टर साहब, जो है कि कोविड नेगेटिव में 10 दिन हो गया, लेकिन पीठ में दर्द होती है और पैर में खिंचाव होता है, वो अभी 3 महीने तक हो सकता है। देखिए, छोटी मोटी तकलीफें तो 3 से लेके 6 महीने तक रहेंगी, घबराइए मत। ये छोटी मोटी तकलीफें, भगवान को शुक्रिया करिए कि आप कोविड से निकल आए, कोविड की जंग आप जीत चुके हैं। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ये बनी रह सकती है, इसके लिए कोई दवा ववा लेने की जरूरत नहीं है। नमस्ते करिए, जय हनुमान, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं है राम कुमार जी, आवाज नहीं आ रही सिस्टम में। मैं देख रहा हूँ, एक बार मैं पहले सबको म्यूट कर दूं। चलिए, मैं तब तक प्रश्न कर लूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, संजय विभाग प्रचारक बोल रहा हूँ। 2 मिनट मेरे पास है, मुझे किसी और चैनल पे बैठना है। ओके। मेरा एक प्रश्न ये है कि इस बीच में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला करके घरों में लगाया और उनको ये नहीं पता किस फ्लो में देना है, किस लेवल पर देना है, कितना लीटर देना है, नहीं देना। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोग लेते हैं, मैंने कहा 94 से ऊपर तो ऑक्सीजन लगानी नहीं है, 94 से नीचे जाए तो आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, एक ध्यान मत रखिएगा कि अति उत्साह में आप 99-100 तक ऑक्सीजन सैचुरेशन ले जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। लोग क्या करते हैं, घुमाओ रेगुलेटर, बढ़ाओ ऑक्सीजन, अब कहां तक ले जाओ, 100 तक ले जाओ, मरीज खुश, हाँ 100 आ गई, वाह भाई वाह, क्या बात है। गलत है, कभी भी ऑक्सीजन 95 से ऊपर मत ले जाइए। अगर आप 95 से ऊपर इतनी ऑक्सीजन देंगे कि उसका सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर 95 से ऊपर चला जाए तो बॉडी जो नेचुरल प्रयास कर रही है ऑक्सीजन का वो भूल जाएगी। आप ऑक्सीजन मरीज आपका ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आपको ऊपर का लेवल कौन सा रखना है, बस 94 से नीचे ऑक्सीजन देनी है, लेकिन 94 से ऊपर जैसे ही है बस वहीं पर रोक ले।
आप 97, 98 कहते ना 99 के फेर मत पढ़िए, तो भैया 99 के फेर में ना पढ़े। अगला प्रश्न। हेलो डॉक्टर नमस्कार। अब कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे मैसेज मार्केट में फ्लो, उसमें व्हाट्सएप वगैरह फ्लोट हो रहे हैं। ये आखिरी प्रश्न है भाई, उसके बाद सर आफ्टर कोविड जो है टूथब्रश और टंग क्लीनर चेंज कर देना चाहिए, इस पर क्या सुझाव है सर? आफ्टर कोविड क्या चेंज कर देना चाहिए? टूथब्रश एंड टंग क्लीनर। क्यों? एक ही ब्रश से 10 लोग, पूरे परिवार के सदस्य ब्रश करते हैं क्या? नो सर, जिस मतलब पूरे परिवार को, अभी तो मेरे पूरे 12 लोग थे परिवार, 12 लोगों को कोविड हुआ था, अभी सभी लोग नेगेटिव। हेलो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो है डॉक्टर साहब लिखा है, हेलो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो है कई लोगों का है, चेंज करते हैं तभी करिए, इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं। डॉक्टर साहब एक प्रश्न कई लोगों का आ रहा है, व्यक्तिगत प्रश्न बाद में लेके करवा लेना, डॉक्टर साहब को जाने दें। हेलो एक प्रश्न भी पूछिए डॉक्टर साहब। सर मेरा नाम मनोज है। ये आ रहा है डॉक्टर साहब, एक प्रश्न बड़ा सामान्य से मैं पूछना चाह रहा था। मैं बब्बन प्रसाद शुक्ला नगर बौद्धिक प्रमुख लखनऊ दक्षिण बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न बहुत सारे लोगों का ये है कि कोरोना होने के पश्चात में दिल में भारीपन रहता है और वीकनेस बहुत सारी रहती है, तो अगर दिल में इस तरह से भारीपन रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना फेफड़े को सबसे ज्यादा असर करता है, लेकिन कुल मिला के 9 अंगों पर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए सब अंगों के बारे में चिंता करिए। अगर हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, पल्स ऊपर नीचे जा रही है, यहाँ भारीपन लग रहा है, पसीना निकल रहा है, तो अपने हार्ट के डॉक्टर से जरूर मिल रहे हैं, फिजिशियन से जरूर मिलें। आप देखिए, नाक और गले को कोरोना प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, खून की नसों को प्रभावित करता है, दिल को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है, आंतों को प्रभावित करता है, लिवर को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। इस तरह 9 अंगों को प्रभावित करता है। सब अंगों की चिंता करिए। आप अपने को अपने एक डॉक्टर के अंदर जरूर रखिए और जो भी आपको तकलीफ हो रही है उससे डिस्कस करते रहिए। डॉक्टर फिर आगे की सलाह आपको बताएगा कि क्या करना है। सबके डॉक्टर बनने। डॉक्टर साहब एक छोटा प्रश्न मैं कर सकता हूँ? हेलो हेलो, सुन नहीं पा रहे, म्यूट हो गए हैं। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी डॉक्टर साहब क्योंकि समय कम है और प्रश्न आपके लिए बहुत अधिक हैं, तो हम आग्रह करेंगे इन सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में कि अगर इनके कोई प्रश्न हैं तो ये मेरे नंबर पे भेज दें, और अगर कोई उसमें ऐसा प्रश्न हुआ जो डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड करने के लायक होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उस क्वेश्चन को डॉक्टर साहब से पूछ के और फिर आपको बता देंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा अभी कहा कि इनको किसी दूसरे भी कार्यक्रम में जाना है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने आज जो अपना प्रबोधन दिया है वो एक सभी को समझने की जरूरत है। वो अपने विश्व संवाद केंद्र की जो वेबसाइट का जो इसका चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध है। इसका एक लिंक बना दीजिएगा भाई साहब, और लिंक बना के जिन लोगों ने अटेंड किया उनको भेज दीजिए, जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको भेजिए। ठीक है, बिल्कुल, तो वो सब सुनेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रश्न रह जाएंगे तो जरूर हमसे, जो हमारे वक्तव्य से नहीं क्लियर हुए या प्रश्नोत्तर में नहीं आ पाए, उनका उत्तर मैं जरूर बाद में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, नमस्कार। भाई राम कुमार जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। पूरी मीटिंग रहा हूँ लेकिन आपने हमको म्यूट करके रखा। नहीं, आपको अनम्यूट करने की क्षमता भी दी थी भाई साहब। नहीं भाई साहब, उसमें लिखा हुआ था कि आपका माइक्रोफोन स्टाफ, आपकी जो है वो आपका वीडियो आपका बाधित क्या उनके द्वारा बंद किया गया। तो आपको प्रश्न पूछने में क्या करना है, आप कभी भी प्रश्न पूछ लीजिएगा। नहीं पूछना नहीं, हमारी शकल उसमें नहीं दिखाई दे रही थी। राम कुमार जी, भाई साहब कोरोना से जीत क्या है, शकल दिखाना जरूरी है। हाँ भाई साहब, वही तो भाई साहब ने हमको काट दिया। क्यों काट दिया भाई? भाई मैं तो बड़े प्रफुल्ल बोल रहा हूँ, जय श्री राम। आपका शकल दिखना जरूरी है, कह रहे हैं कि संजय जी जुड़े हुए हैं। आखिरी धन्यवाद जो है संजय जी की तरफ से हो जाए। डॉक्टर राम कुमार जी, बहुत बहुत आभार। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। इस संकट के समय में ये बात की आवश्यकता थी, समय की मांग थी। आपने एक बढ़िया प्रयास किया और सबका प्रबोधन कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर राम कुमार जी।
धन्यवाद भाई।